बात में सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, ए बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। ए बेखबर जजा की तमन्ना भी शुरू करने से पहले मैं इकबाल के एक शेर से आगाज करूंगा। कहते हैं सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। जो टॉपिक मुझे आज मिला है क्रिमिनल एस्पेक्ट अबाउट ड्रग अब्यूज, तो इस टॉपिक को हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं जितने भी स्टूडेंट यहां हैं उनके लिए क्वेश्चन कहूंगा और उसका आंसर जो है मैं लास्ट पे पूछूंगा, अभी नहीं, अपने लेक्चर को खत्म करने के बाद। क्वेश्चन मेरा यह है कि रिसेंटली एक बहुत बड़ा केस जो बॉलीवुड में हुआ एनसीबी ने, तो उसमें बॉलीवुड की एक एक्टर इन्वॉल्व हुआ, तो उसका नाम मैं आपसे पूछूंगा। फिर उस केस के डिटेल्स में बताऊंगा कि किस तरह वो इन्वॉल्व हुआ और क्या सेक्शंस, किन सेक्शंस में वो बुक हुआ। तो ये क्वेश्चन याद रहा सबको? ठीक है। जो क्रिमिनल एस्पेक्ट्स हैं, क्रिमिनल एस्पेक्ट्स में हम सबसे पहले जो नारकोटिक्स को डील करने के लिए एनडीपीएस एक्ट बना है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इसमें ड्रग लॉज एंड पुनिशमेंट हमें इलैबोरेट की गई है। तो सबसे पहले जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ये है कि जो भंग या चरस, ये हमारे इंडिया में कल्टीवेट की जाती थी फॉर मेडिसिनल यूज, और ये आज भी होती है। ये मेडिसिनल यूज के लिए इस्तेमाल की जाती थी और आहिस्ता आहिस्ता इसमें और ड्रग्स भी इन्वॉल्व हुए। फिर हमारे पार्लियामेंटेरियंस को सोचना पड़ा इसके लिए लॉज बनाने के लिए। तो अब कारण क्या है? हमारी कंट्री जो इंडिया है ये सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व क्यों हो गया? उसमें एक रीजन ये है कि हम जो हमारे नेबर्स हैं, अगर आप वेस्टर्न साइड पे जाएं, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, जिनको गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है, सबसे ज्यादा कल्टीवेशन अगर होती है ड्रग्स की तो वो वहां होती है। तो वेस्टर्न साइड से हम इससे सराउंड हैं। अब अगर इसकी एक एग्जांपल आप ले लें, रिसेंटली पिछले कुछ साल पहले और अभी भी पंजाब की सूरत हाल आप सब सोशल मीडिया पे आज हर कोई है, उसको पता होगा कि पंजाब की क्या सूरत हाल बनी ड्रग्स की वजह से। ये मैंने वेस्टर्न साइड की बात की। अब अगर ईस्टर्न साइड पे जाएं तो हमें वहां गोल्डन क्रेसेंट है और यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन ट्रायंगल में आपको बर्मा, लाओस और थाईलैंड, यहां पे सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होती है ओपियम की। तो ये भी हमारे नेबर्स आ गए। और साथ साथ में नेपाल, नेपाल का जो बॉर्डर है और नेपाल में भी कल्टीवेशन होती है, तो वहां ओपियम की कल्टीवेशन होती है। दैट मीन्स कि जो हमारी कंट्री है ये सराउंड है ईस्टर्न, फ्रॉम ईस्टर्न साइड, फ्रॉम वेस्टर्न साइड। तो इस वजह से हमारी कंट्री पे दबाव बड़ा है कि इसके अंदर ड्रग, हमारी कंट्री के अंदर ड्रग भेजा जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया एनडीपीएस एक्ट 1985, तो स्टूडेंट्स बड़े सारे ये सोच रहे होंगे क्या 1985 से पहले कोई लॉ इसके लिए नहीं था? 1985 से भी पहले भी एक्ट बने थे। तो इसमें सबसे पहले जो बना था 1857 में द ओपियम एक्ट। उसके बाद दूसरा 1878 में अमेंडमेंट करके ओपियम एक्ट को दोबारा लाया गया। तो 1930 में द डेंजरस ड्रग्स एक्ट आ जाता है। तो मैं क्रिमिनल एस्पेक्ट को टच कर रहा हूं, सोशली या हमारे डे टू डे में क्या, वो एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा। तो ये 3 लॉज बने थे। अल्टीमेटली जब पंजाब की सिचुएशन ऐसी हुई या हमारी कंट्री की दिन ब दिन सिचुएशन ड्रग्स में, ड्रग स्मगलिंग ज़्यादा होती गई और ड्रग अब्यूज़ ज़्यादा होता गया, फिर ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग कल्टीवेशन को रोकने के लिए 1985 में इनेक्ट हो जाता है द एनडीपीएस एक्ट। इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं? ड्रग्स एंड क्वांटिटी। इसमें ड्रग्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले
स्मॉल क्वांटिटी, दूसरा जो है इंटरमीडिएट जो लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी होता है, और तीसरा हो गया कमर्शियल क्वांटिटी। ये मैं आपको बताऊंगा, मैंने क्वांटिटी वाइज क्यों बताया आपको, क्योंकि इसी पे डिपेंड होती है इसकी पनिशमेंट। लेस क्वांटिटी वाले के लिए उतनी पनिशमेंट है, इंटरमीडिएट के लिए उतनी है, और जो कमर्शियल है उसके लिए उतनी है। इसके लिए एक शेड्यूल बना हुआ है, उसने हमें बताया है कि लेस क्वांटिटी, अब आप पूछेंगे लेस क्वांटिटी में कितना आता है, इंटरमीडिएट में कितना है और कमर्शियल में कितना है। मैं 2-3 एग्जांपल्स आपके दूंगा आपको। गांजा, जिसको हम गांजा कहते हैं, उसकी जो लेस क्वांटिटी है वो 1 kg है। लेस क्वांटिटी मीन्स कि किसी को अगर 1 kg तक रिकवर होगा, कोर्ट को उसी हिसाब से उसकी जो क्वांटम ऑफ पुनिशमेंट है उसी हिसाब से रखनी है। तो फिर जो कमर्शियल क्वांटिटी आती है वो 20 kg है गांजा के लिए। तो इन बिटवीन 1 kg एंड 20 kg वो इंटरमीडिएट आती है, पुनिशमेंट इस हिसाब से। चरस को लेके चले, 100 ग्राम्स जो इसकी है वो स्मॉल क्वांटिटी है, और 1 kg जो है इसकी अपर कमर्शियल क्वांटिटी है, बीच में इंटरमीडिएट है। अब हीरोइन, जिसे कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, चिट्टा, ठीक है, ये जो यहाँ पे नाम है इसका। तो हीरोइन की जो स्मॉल क्वांटिटी है वो 5 ग्राम्स है, और 250 ग्राम्स जो उसकी कमर्शियल क्वांटिटी है। इसकी जिससे आप 5 ग्राम्स रिकवर करेंगे उसकी पुनिशमेंट स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से होगी, जिसे अप टू 250 रिकवर करेंगे तो उसकी पुनिशमेंट उस हिसाब से होगी, और जिसकी 250 अब होगी तो मैं बताऊंगा आगे पुनिशमेंट में कितनी है, मैं बताऊंगा उसमें भी। ओपीएम को देखें तो ओपीएम में 25 ग्राम जो है, 25 ग्राम वो स्मॉल क्वांटिटी में है, और 2.5 kg जो है वो कमर्शियल क्वांटिटी में है। ये मैंने आपको बता दी 4 ही जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैं, ड्रग्स हैं। तो अब जब हम जाएंगे इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ एनडीपीएस एक्ट, उसमें क्या है, सबसे पहले एनडीपीएस एक्ट को समझना है कि इसमें हाउ टू डील विद क्रिमिनल्स, हाउ टू डील विद ड्रग ट्रेड, इसमें प्रोसीजर इसी में है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई ऑफेंस करते हैं, 2 बच्चों की बाहर लड़ाई हो जाती है, वो एक दूसरे का सर तोड़ देते हैं, तो उसके लिए एक अलग से प्रोसीजर है। उसके लिए हमें सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो प्रोसीजर दिया है कि आप इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, आपको एप्लीकेशन मिलेगी, फिर आपको उस पर एक्ट करना है, फिर कैसे अरेस्ट करना है, कैसे कोर्ट को प्रोड्यूस करना है। मीन्स की जो नॉर्मल ऑफेंस हैं उनका प्रोसीजर किसमें बताया गया है, सीआरपीसी। मुझे लगता है बोर हो गए सारे, हाँ, तो उसका प्रोसीजर सीआरपी। लेकिन जो एनडीपीएस एक्ट है, इट्स अ स्पेशल एक्ट, इसका प्रोसीजर भी इसी में बताया कि आप जब ड्रग्स रिकवर करते हैं व्हाट प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो, ठीक है, उसका प्रोसीजर उसी में बताया गया है। तो सेक्शन 8 जो है ये डिफाइन करता है व्हाट इज कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है। तो जैसे कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि मैं पुनिशमेंट बताऊंगा क्वांटिटी हिसाब से, क्वांटिटी वाइज से। स्मॉल क्वांटिटी की जो पुनिशमेंट होती है वो 1 year and 10,000 रुपीज, 1 year and 10,000। अब अगर लेस देन कमर्शियल इंटरमीडिएट क्वांटिटी, उसमें पुनिशमेंट क्या है, 10 years and 1 lakh रुपीज। अब जो कमर्शियल क्वांटिटी है, जिस भी चाहे वो कोई भी ड्रग्स हो, उसमें अगर आपके पास रिकवर हो जाता है कमर्शियल क्वांटिटी, तो उसकी सजा है 10 साल से 20 साल तक, और 1 lakh to 2 lakh रुपीज फाइन। ये जो मैंने आपको बताया 10,000, 1 lakh, 1 to 2, ये फाइन जो साथ में उसको होता है। फिर इसमें एक कंडीशन और आ जाती है कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, 2015 में भी पकड़ा गया, एफआईआर है, 16 में भी है, 17 में भी है, तो अब उसको एक ही सजा लगाएं तो वो उसमें क्या है कि लॉ ने उसके लिए भी बताया है कि उसकी जो पुनिशमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है 1.5 टाइम्स। 1.5 जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जैसे किसी को 10 साल इंटरमीडिएट क्वांटिटी में उसे नारकोटिक्स ड्रग्स पकड़े गए, तो उसकी पुनिशमेंट जो है 10 into 1.5, उस 1.5 हिसाब से उसकी पुनिशमेंट इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे कि नॉर्मल ऑफेंसेस में आप देखते हैं कहीं पे जुर्म हो गया, चोरी हो गई, कुछ हो गया, उसमें पुलिस को साबित करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है, हाँ चोरी है, और ये बंदा जो हमने अरेस्ट किया है ही इज अ थीफ, वो चोर है। लेकिन इन केस ऑफ
ड्रग्स, इन केस ऑफ नार्कोटिक्स, यहाँ टोटली डिफरेंट सिनेरियो ये है कि इसमें ऑफेंडर को खुद प्रूव करना होता है कि मैं बेकसूर हूँ, आई एम इनोसेंट। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है, नॉट ऑन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे नहीं होता है, वो होता है ऑफेंडर पे, कि उसको खुद प्रूव करना होता है कि मैं ऑफेंडर नहीं हूँ। तो उसके बाद जो पुनिशमेंट प्रोवाइड की है, जैसे आप पढ़ेंगे सोशल मीडिया पे, गूगल में सर्च करेंगे, जो सेक्शन 20 है, सेक्शन 21 है, 23 है और इससे आगे, इसमें पुनिशमेंट प्रोवाइड की गई है। चरस के लिए, गांजा के लिए, हेरोइन के लिए अलग अलग से कितनी वो पुनिशमेंट प्रोवाइड की गई है। तो जैसे अब बेल की बारी आ जाती है, कई बार आप देखते हैं ना कोर्ट से बेल हो जाती है, वो भी मैं आपको थोड़ा क्लियर करूंगा। बेल प्रोविजंस में जैसे सीआरपीसी में किसी नॉर्मल ऑफेंस में बेल होती है, तो तब जज को कहा जाता है कि यू शुड बी लिबरल की उसको एक सिंपैथेटिक व्यू से उसकी बेल हो जाती है। मगर इन केस ऑफ नार्कोटिक्स ही हैज टू बी ऑफ स्ट्रिक्ट अप्रोच, उसका अप्रोच जो है स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्यों? इसका रीजन है, देखो नॉर्मल क्राइम जो होता है, चोरी होती है या लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कुछ होता है, उसमें उसी डर पे असर पड़ता है ना, वो तो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये जो ऑफेंस है इसमें असर पड़ता है किस पे? सोसाइटी पे, तभी इसमें स्ट्रिक्ट अप्रोच है। एनडीपीएस एक्ट में जो भी ऑफेंस है दैट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स कि उसमें पुलिस डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकती है, उसमें किसी की वारंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल दो तरीके के ऑफेंस हैं। बेलेबल ऑफेंस वो हैं जो पीटी ऑफेंसेस हैं जिसकी पुलिस ही बेल कर सकती है, उनसे हम बॉन्ड ले लेते हैं, मचलका जिसको हम कहते हैं, तो हम उनकी बेल आउट कर देते हैं उनको। लेकिन नॉन बेलेबल है जिसमें पुलिस के पास भी पावर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास है। ठीक है, तो इसके लिए अब लास्ट में मैं अपना टॉपिक कंक्लूड करूंगा। तो एजेंसीज कौन कौन सी हैं टू कंट्रोल दिस मेनेंस? तो सबसे पहले नेशनल लेवल पे एनसीबी है, बड़ा नाम सुना आपने पिछले दिनों न्यूज में, ये भी है ना, देखते हैं ना न्यूज मोबाइल फोन्स पे। तो एक क्वेश्चन मैंने स्टार्ट में किया था, वो याद है किसी को? कौन सा केस है वो? वेरी गुड। तो एनसीबी ने एक बड़ी सक्सेसफुली, एक जो आर्यन खान केस में हमें बड़ी डिटेल्स उसकी इन्वेस्टिगेशन आप देखेंगे। आर्यन खान ड्रग ट्रांसपोर्ट नहीं करता था, ठीक है, ड्रग ट्रांसपोर्ट नहीं करता था, ही वॉज द फैसिलिटेटेड देयर, वो उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल था जिसे बुक किया था ओनली अंडर सेक्शन 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट। ठीक है, तो उसकी बेल नहीं हुई, 2 बार 3 बार आपने न्यूज में देखा होगा बेल रिजेक्ट हुई। वो किस लिए? तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी उनका एक ही प्लीड था कि अगर ये बेल हो जाता है, जो हम लिंक ढूंढने की कोशिश करें, जो उनको वो शिप में पूरा वो पकड़ा था एनसीबी ने, जितने बाकी लोग भी इन्वॉल्व थे, तो उस वजह से एक सिर्फ उसी प्लिया पे उसकी बार बार बेल रिजेक्ट होती गई। वो बड़ा फेमस केस है। इससे पहले एनसीबी का एक और केस है सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है, उसमें भी काफी ड्रग्स के, मतलब कि ये ड्रग्स इतना अंदर चला गया हमारे मतलब कि सोसाइटी में, इसमें हाई प्रोफाइल लोग भी अब इन्वॉल्व हो गए हैं। तो कुछ एक अगर आप देखना चाहेंगे, वैसे मुफ्ती साहब इधर बैठे हैं तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर मोबाइल फोन टीवी देखते हैं तो उस चीज़ से जो आप वीडियो देख रहे हैं उसे एक लेसन लेना चाहिए। जैसे पंजाब की सिचुएशन खराब हुई, उस पर एक मूवी आई उड़ता पंजाब, उसमें क्लियरली बताया है कि ड्रग्स से क्या होता है, कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कैसे सोसाइटी, फिर क्या इकोनॉमिकल लॉसेस क्या हो जाते हैं। एक दूसरी है फैशन, मतलब कि अगर इस प्रोस्पेक्ट से देखें आप कि कैसे, वो आपको पूरा प्रोसीजर समझ आ जाएगा। तो एनसीबी की वर्किंग पे फोर्स जॉन इब्राहिम की है, उनमें पूरी वर्किंग बताई है कि कैसे एनसीबी काम करता है। थोड़ा अगर आप इसको लेसन की तरीके से देखा जाए तो काफ़ी कुछ आप इससे हासिल कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं। तो हमारी सोसाइटी, अब जो मेरा लेक्चर है यहाँ तक है, उसके बाद मैं अब आ जाऊँगा कि हमारी करना का सिनेरियो क्या है। डरने की बात नहीं है, इतना नहीं है कि आप घर में जाके बोलोगे बस ख़त्म है, हम सारे इन्वॉल्व हैं, डरने की बात नहीं है। वी हैव कंट्रोल्ड 60 to 70%, इतना हमने कंट्रोल कर दिया है। और इंशाल्लाह
इंशाल्लाह हम आगे भी इस पे काम करेंगे, जिसमें कि हमें 60 to 70 जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स और जो इस ट्रेड में इन्वॉल्व बड़े स्मगलर्स हैं, दे हैव बीन बुक्ड एंड दे हैव बीन लॉज्ड इन डिफरेंट जेल्स इवन इन यूटी, आउटसाइड द यूटी, ठीक है। उसके अलावा ये वो लोग हैं जिनसे पकड़ा गया है। उसके अलावा ये भी एक प्रोविजन है इसमें, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स। उसमें पिट एनडीपीएस जिसे हम कहते हैं, वी हैव बुक्ड ऑलमोस्ट 17 to 18 पर्सन्स जो आज पीएसए में बंद है। वो किस लिए कि उनका जब बार बार डिफरेंट एजेंसीज ने ये कहा और हमें भी सॉलिड प्रूफ मिले, तो सोसाइटी को बचाने के लिए हमने प्रिवेंशन में उनको बुक कर दिया। मतलब कि 60 to 70% कंट्रोल है। और इंशाल्लाह आप जैसे जो यंग यूथ है हमारा साथ देंगे तो हम इसमें कामयाब होंगे आगे भी। तो क्योंकि इस ड्रग से ऐसी एक चीज़ है, मैंने पिछली बार भी एक मिसाल दी थी, मिसाल दूंगा। कुछ पिछले महीने मेरे पास एक केस आया, नाम नहीं बोलूँगा, उसका नाम विदहेल्ड रहेगा। एक लेडी आई, उसने कहा सर मेरी घर की बहुत बुरी हालत है। मैंने कहा क्यों? कहा घर में कोई चीज़ बची ही नहीं है। वो कौन सी चीज़ नहीं बची है? राशन नहीं है, चावल नहीं है, कुछ नहीं। कहा नहीं सर घर में जितनी भी चीज़ें हैं एक एक करके घर से बाहर जा रही। तो मैंने कहा क्यों? कहा ये मेरा जो घर वाला है ये ड्रग्स में इन्वॉल्व है और इसको काफ़ी वो 10-15-20 साल से इसमें इन्वॉल्व। तो कहा स्टार्ट से क्या था कि घर में जितने पैसे थे, चाहे मेरे थे, मेरे बेटा कमाई कर रहा है या बेटी कमाई कर रही है, उनसे पैसे मांगता रहा तो हम देते रहे। नहीं देते थे तो वो चाकू उठा के बोल देता था कि मार दूंगा इतनी जगह पे, पैसे दे देते। जब वो पैसा ख़त्म हुआ उसके बाद घर में टीवी एक लगी थी, वो भी उठा के बेच दी। 15,000 की टीवी 1800 में बेच दी। उसके बाद घर के बर्तन जो हैं, बर्तन चूल्हे पे थे, कहीं बीवी इधर उधर थी तो पीछे से बर्तन उठा के वो भी बेच दी 400-500। फाइनली जब घर से एक एक चीज़ निकलते गई लास्ट में इसके ड्रग्स का वो जो है नशा वो छोड़ता नहीं है, कोई चीज़ नहीं बची। तो ये सोचने वाली बात है यहाँ, उसने अपनी बेटी के कपड़े बेचे, उसका ट्रंक खोला, उससे कपड़े निकाले और कपड़े बेचे। तो ख़रीदने वाला भी कोई नहीं, ख़रीदने वाला भी इधर का ही। तो मतलब कि ये सिचुएशन हो जाती है। अल्लाह ताला इस चीज़ से हमें निजात दे। और इन चीज़ों से जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, ये आप कभी ना सोचें कि लड़के ही करते हैं। मेरे पास प्रूफ्स हैं कि यहाँ की कुछ लड़कियाँ भी इन्वॉल्व हैं ड्रग्स, इवन ड्रग खुद भी करते हैं और ड्रग ट्रेड में भी इन्वॉल्व हैं। रिसेंटली हमारे 1-2 केसेस हुए भी जिसमें अरेस्ट हुए। तो ये चीज़ें हैं कि हम, ये हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम चीज़ इसमें सोसाइटी को उजागर होना है। जो हमारे मोहल्ला कमेटीज़ हैं उनको जागना है, जो हमारे मस्जिद कमेटी हैं उनका रोल है, जो हमारे मुफ्ती साहिबान हैं उनका रोल है, जो आप कॉलेज लेवल पे है तो आपका रोल है, और स्कूल का भी बेशक रोल है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अब्यूज़ से बचने के लिए आपको अपनी सोहबत, आपका अपना फ्रेंड सर्कल, वो आपको ज़रूर नोटिस करना है कि आपका फ्रेंड जो है इसको घर में कितना कंट्रोल है, घर से इसकी सोसाइटी कैसी है और इसका पर्सनल अप्रोच कैसा है। इसकी एक मैं मिसाल दूंगा, मैं पूछूंगा साथ साथ में आपसे, ठीक है? इन्वॉल्व इसलिए कर रहा हूँ आपको कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बने। कहीं पे आग लग जाती है ना, मतलब कि आग जलती रहती है, चूल्हे में आग जलती है, हम उसको पानी फेंकेंगे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ठंडा पानी फेंकेंगे क्या होगा? हाँ, बुझेगी आग। अब अगर उस पर गर्म पानी फेंका जाएगा तो तब क्या होगा? हाँ, जलेगी ज्यादा, तब बुझ जाएगी। ठीक, वेरी गुड। अब अगर यही गर्म पानी किसी के बाजू पे छिड़का जाए तब क्या होगा? वो क्यों? वहां तो उसने आग बुझाई, यहां तो इसने जलाया। इसका तो मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या है। कहा जाता है कि वो उधर तो उसने आग बुझाने का काम किया, इधर तो जलाने का काम किया। वो इसलिए कि वो जो पानी रहा है वो कुछ टाइम आग की सोबत में रहा है ना? आग ने उसको गर्म किया है ना। देखो सोबत का कितना असर है। तो थोड़ा ये ऑफ द टॉपिक है, तो इसलिए मैंने मिसाल दी कि अपनी सोहबत को आपको ज़रूरी चेक करना है। वो आग की सोहबत में रहा, उसकी जो
उसने जलाने का काम किया, ठीक है। इसका मतलब कि आप अगर अपने फ्रेंड के, कोई भी फ्रेंड हो, उस चीज देखना, उसको टटोलना, उसको जानना कि इसकी एक्टिविटीज क्या है, ये कहीं ड्रग्स में तो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर यहाँ पे हम लेक्चर देते रहें, बोलते रहें, मैं भी बोलता रहूँ, प्रिंसिपल साहब भी, एसडीएम साहब भी, लेकिन अगर जो हमारी अपन अंदर की खुदी, अंदर का ज़मीर नहीं जागा तो कोई फायदा नहीं।